लिखा जाया, ये हम लोगों का टाइटल है। इसके मुझे बताएं कि मेन हेडर्स क्या बनेंगे और सब हेडर्स क्या बनेंगे। सब हेडर्स को डिटेल में नहीं जाते कि उसके आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या होंगे, बस अभी मेन हेडर्स को ब्रेक करते हैं। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इज़ द वर्स्ट मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन। मतलब डायरेक्टली टाइटल पे आ जाएंगे। अब इंट्रोडक्शन के बाद जो सेकंड हेडर है वो क्या होगा? एनीवन? नहीं, ओवरव्यू भी नहीं आएगा इसमें। हाँ, इसमें सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि की टर्मिनोलॉजीज या की वेरिएबल कौन से हैं? डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसी। तो हमें पहले इनको डिफाइन नहीं करना चाहिए था ऐसे में, तो यहाँ पे डीकंस्ट्रक्ट कर लें आप या डिफाइन कर लें की वेरिएबल या टर्मिनोलॉजी, जो भी आपने यहाँ पे लिखना है। अब नंबर 1 जो है इसमें क्या है हमारे पास? व्हाट इज डायनेस्टिक पॉलिटिक्स? सेकंड की टर्मिनोलॉजी में हमारे पास क्या है? व्हाट इज डेमोक्रेसी? अब नेक्स्ट हेडर कौन सा बनेगा? सेकेंडरी हेडर इसमें। अगर ये ऐसे डेमोक्रेसी का है, इसका सॉर्ट ऑफ कोई ना कोई बैकग्राउंड भी तो है, तो यहाँ पे डायरेक्टली जाने से पहले हमें एक और हेडर प्लेस नहीं करना चाहिए यहाँ पे? हाँ, इसमें तो आपने डेफिनेशन देनी है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या होता है कि डायनेस्टीज़ जो होती हैं, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वह उस तरह की डायनेस्टीज़ रूल करती हैं। और डेमोक्रेसी का बताना है कि डेमोक्रेसी होती क्या है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये, जिसमें डेमोस जो है ना वो पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रोसेस में। बस इसकी जो लेंथ है वो तो 3 से 4 लाइंस की होगी इस पैराग्राफ की। इसमें आपने नहीं बताना कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का ओरिजिन क्या है या डेमोक्रेसी का ओरिजिन क्या है, इसमें कुछ भी नहीं बताना। आपने डिफाइन करना है, उसको सिर्फ डीकंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा मेन हेडर। अब जो थर्ड सेकेंडरी हेडर होगा, ये तो प्राइमरी हेडर हो गया मेन, और ये सेकेंडरी हेडर है। इसमें आप इस तरह से कर सकते हैं कि इस तरह का कोई ऐसे है ना, इसका सॉर्ट ऑफ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है। हाँ, मैं वही लिख रही हूँ कि हिस्टोरिकल और कंटेम्प्रेरी को मर्ज करके आप उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू प्रेजेंट कर दो। ठीक है, उसको स्टार्ट कैसे करना है आपने? इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान, वो जो एक कॉमन सी हमारी लाइन है, वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। 1947 से लेके उसको थोड़ा सा बताते जाना है कि किस किस तरह से किस किस एरा में जो है वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हमारी प्रिवेल करती थी, और किस तरह से फिर हमारी जो है वो डेमोक्रेसी साइडलाइन हुई, और फिर 2008 के बाद जब मुशर्रफ का एरा एंड होता है तो फिर हमारी डेमोक्रेसी जो है वो स्टेबल हो जाती है। ओवरव्यू में आपने सिर्फ उसको बता देना है। इसका भी एक तरीका होता है, अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ, या इस तरह से कर लें कि ट्रेसिंग द एवेन्यूज़ ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ आप यूँ कर लो कि एंड अक्रॉस द ग्लोब, दोनों बता दो। ग्लोब का भी एथेंस और स्पार्टा से स्टार्ट होगा ये ओरिजिन। लेकिन अब इसमें ये जो ऐसे है ना, डेमोक्रेसी का पूछा हुआ है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का पूछा हुआ है, इसमें थोड़ा सा आपने पाकिस्तान का भी बता देना है। ठीक है, हिस्ट्री में बेशक बता दें, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट्स आपने देने हैं वो जेनेरिक रखें, वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव से दे दें, या उसमें कोई एक आधी पाकिस्तान की एग्जाम्पल भी कोट कर दें। अब कुछ पेपर मैंने चेक किए, उन्होंने उसमें बच्चों ने ये किया हुआ था कि सोलली एसए को पाकिस्तान सेंट्रिक कर दिया। मतलब हिस्ट्री तो आपने बता ही दी। अब इसमें भी सेफ एज यही है कि आप इस तरह से कर लो कि ट्रेसिंग द एवेन्यूज़ ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसी अक्रॉस द ग्लोब एंड इन पाकिस्तान। ग्लोब से स्टार्ट कर दो कि डेमोक्रेसी का ओरिजिन एथेंस और स्पार्टा की वॉर हुई थी, वहाँ से फिर एरिस्टोटल का थोड़ा सा बता देना है उसमें। फिर जो है कि पाकिस्तान में जो है वो सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन हुई पाकिस्तान में इसी तरह से, और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स किस तरह से प्रिवेल करी, एक दो पार्टीज़ के नेम बता देना जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को लेके चल रही हैं।
जो जिनके बारे में जिन पे लेबल लगा हुआ है कि वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स करती हैं तो उनका कर सकते हैं आप। अब ये नहीं कहना कि हाँ नवाज शरीफ, इस तरह का कुछ मेंशन नहीं करना, लेकिन आप पार्टी को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, हाँ कर सकते हैं। तो आपने अब इसमें ये बता दिया, अब नेक्स्ट हेडर क्या होगा हमारे पास। लेकिन वो तो एक हार्ड एंड फास्ट रूल है ना। फ्यूडलिज्म में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो वहाँ पे जो सिंध है वहाँ पे फ्यूडलिज्म है या फ्यूडल लॉर्ड्स का जो है वो इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। तो जो चीज़ अंडरस्टूड है उस पर तो वो जो है वो कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता। अवॉइड करना है तो सिंपली अवॉइड कर दें आप, जेनेरिक उसको करके कर दें। अब नेक्स्ट हेडर हमारे पास क्या होगा। हाँ, हाउ करके इसको कर लें। हाँ, कौन से फैक्टर्स जो हैं वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को जो है मतलब इसको ट्रांसफॉर्म करें कि वो एक वर्स मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी रह गया, ठीक है। अब इसमें आपने जो भी अपने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं ए बी सी डी वटएवर। अब नेक्स्ट हेडर हमारे पास क्या होगा। इम्पैक्ट्स, आई वुड से कि इम्पैक्ट्स की तरफ ना जाएं, बस डायरेक्टली जो है हाँ सॉल्यूशंस बता दें। तो उसका हेडर कैसे बनेगा। इन ऑर्डर टू रिफॉर्म या रीस्टोर डेमोक्रेसी, ठीक है। हाँ, उसके बाद हेडर कौन सा बनेगा, कंक्लूजन, ठीक है। अब आपने देख लिया कि किस तरह से हमने जो टॉपिक है उसको डी कोड किस तरह से करना है। अब मोस्टली आप लोगों में से जो बच्चे थे वो ये वाली हेडिंग भी मिस कर रहे थे और ओवरव्यू वाली हेडिंग भी मिस कर रहे थे। अगर आप इनको मिस करते हो, आइडियली तो मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस टॉपिक की डिमांड ही इस तरह की है कि हमें उसमें ओरिजिन उसका या ओवरव्यू बताना लाजमी था। अगर तो आप इसको मिस कर रहे हैं या स्किप कर रहे हैं तो फिर जो आपने ये वाली हाउ वाली है इसमें आपको 12 से 14 आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने आइडियली उसकी लेंथ भी तो कंप्लीट करनी है। 16 to 17 या 18 पैराग्राफ तक आपका जो एस्से है वो आपको तकरीबन 2000 वर्ड्स to 2100 वर्ड्स तक दे देता है, अगर आपके 18 बॉडी पैराग्राफ्स होंगे कंप्लीटली, इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक। ये वाला टॉपिक डी कोड हो गया। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है एन इन्वेस्टमेंट इन investment in knowledge pays the best interest। इसको सब लोग ब्रेक करें और फिर मैं बारी बारी पूछती हूँ कि किस तरह से ब्रेक किया। इसको अपने अपने रजिस्टर पे करें। एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। आर्ग्यूमेंट्स नहीं बनाने, बस मेन जो हेडर्स है ना वो बनाने हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेडर क्या होगा, बस। जल्दी से करें क्योंकि हमने बहुत सारे जो टॉपिक है ना वो डी कोड करने हैं।
थीसिस स्टेटमेंट नहीं बनानी, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हेडर बनाने हैं कि टॉपिक को डी कोड कैसे करना है बस। यू हैव 10 मिनट्स टू डी कोड द टॉपिक। उसके बाद मैंने बारी बारी जो है वो सबसे पूछना स्टार्ट कर देना। इंट्रोडक्शन के बाद वाली जो होगी जिसमें की वेरिएबल कह रहे हैं वो प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी ओवरव्यू वाली, और टर्शरी जो है वो आपकी मेन हेडर।
कर लिया किसी ने? इतना मुश्किल तो नहीं था। ठीक है, पहले ऑनलाइन वाली देख लेते हैं। हम मुकद्दस ने सॉल्व किया है। उन्होंने सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बाद इन्होंने बताया है कि सेकंड हेडर जो है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ नॉलेज होगा, थर्ड हेडर जो है वो ब्रीफ ओवरव्यू ऑन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज, एंड देन हाउ इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पे द बेस्ट इंटरेस्ट, एंड देन कंक्लूजन। इसमें क्या गलती है? सेकंड हेडर इनका है सिग्निफिकेंस ऑफ नॉलेज। लेकिन पहले हमें इसमें भी इस की फ्रेज को डिफाइन नहीं करना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज का मतलब क्या है? ठीक है, हाँ ये सही है, हाँ उसको भी कर सकते हैं। ऐसे का ना एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब पहले आपने उसकी बेस बनानी होती है, उसकी फाउंडेशन बनानी होती है। जैसे रिसर्च पेपर हम लिखते हैं तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि ये चीज़, इस चीज़ का ओरिजिन क्या है, इस चीज़ का मतलब क्या है, उसको डिफ़ाइन करते हैं, फिर उसका ओरिजिन बताते हैं, फिर उसको आगे लेके जाते हैं। आपकी हेडर ये ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें डिफ़ाइन से स्टार्ट करना था कि इस चीज़ का मतलब क्या है। जैसे AI है, AI पे कोई भी ऐसे लिखते हैं, पहले हम AI को डिफ़ाइन करते हैं ना कि AI का मतलब क्या है। हाँ, इसको आप आगे ले जाओ। जो इसका फर्स्ट हेडर होगा इंट्रोडक्शन के बाद, अच्छा अब इसमें ब्रीफ ओवरव्यू वाला हेडर होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। ऑफ नॉलेज, तो इसमें आपने क्या बताना है? अच्छा, अब ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर कोई लिटरेरी सॉर्ट ऑफ एसे है या कोई एब्स्ट्रैक्ट सॉर्ट ऑफ एसे है तो उसमें आपका हिस्टोरिकल या जो ब्रीफ ओवरव्यू है वो डायरेक्टली वो हेडिंग उसमें आती ही नहीं है। तो इसमें हमारी एज सच कोई हेडिंग नहीं आती जिसमें हमने उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू देना हो या उसकी हिस्ट्री बतानी हो या कुछ भी इस तरह का बताना हो। सिंपली आपने इसमें ये करना था। अच्छा, मुकद्दस ने भी यही किया हुआ है कि उन्होंने लिखा हुआ है कि ब्रीफ ओवरव्यू ऑन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज, तो ये वाली हेडर हमारी गलत हो जाती है, यहाँ पे नहीं आएगी। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद हमारे पास आ जाएगी कि जो की फ्रेज़ है उसको आप डिफ़ाइन कर दें। सिंपली की फ्रेज़ हमारे पास कौन सी है? इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज, कि इस चीज़ का मतलब क्या है, नॉलेज में किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है सेकंड हेडर आप डायरेक्टली इसी चीज़ को ले आएँ, ठीक है, कि हाउ इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, या सिंपली यही लिखते हैं कि एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, सब्सटेंशिएशन ऑफ द स्टेटमेंट या विंडिकेशन ऑफ स्टेटमेंट, आगे डैश लगा के और वो लाइन लिखते हैं। फैक्टर्स पोस्टिंग, हाँ बात तो एक ही है, वही बात आपने इसी में बता देनी है। उसके बाद अब नेक्स्ट हेडर क्या होगा हमारे पास? आई वुड से कि ना करें। अगर इस तरह की इररेलेवेंट चीज़ें ऐड करेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि ये बच्चा जो है वो टॉपिक से हट गया है, डायरेक्टली कंक्लूजन आ जाएगा। हाँ ठीक है, केस स्टडीज़ या मॉडल्स भी आप डाल सकते हैं इसमें। अब आइडियली इसकी केस स्टडीज़ आर्ग्यूमेंट्स में जो आप अपनी डाल रहे हो, ये आपका आर्ग्यूमेंट है, उसको आप सब्सटेंशिएट कर रहे हो केस स्टडी से। लेकिन जो उन्होंने बात की है वो एक मॉडल की बात की है जिसमें वो स्कैंडिनेवियन कंट्री का कोई मॉडल प्रेजेंट कर देंगी, या जो है नॉर्वे या फिनलैंड वगैरह का मॉडल, उसमें पूरे कंट्री का बता देंगे कि उस कंट्री की एजुकेशन पॉलिसीज़ किस तरह की हैं। आप ये देखो ना, चैलेंजेस उसने पूछे हैं, ऐसे का इंटरनेशनल एक स्ट्रक्चर होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है उसका। उसने सिर्फ आपसे पूछा कि मुझे बताओ कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, सिर्फ उसने ये पूछा है, ठीक है। आपने उसको उसकी बात से एग्री कर जाना है 8 से 9 आर्ग्यूमेंट्स में, सिंपली, ठीक है। अब इसके बाद हेडर क्या हो सकता है? हाँ गुड। अब उन्होंने सॉर्ट ऑफ एक फ्रेमवर्क भी दे दिया कि किस तरह से हम ऐसे कर सकते हैं। पहले आपने उसकी बात से एग्री करना है, उसके जितने भी जो उसने स्टांस यहाँ पे दिया हुआ है। अब कुछ बच्चे ये करते हैं कि जो एग्जामिनर ने बात कही हुई है टाइटल में उसको डिनाई भी कर देते हैं।
तो सेफ अप्रोच ये है कि जो उसने पूछा है ना उसी को लेके चले आगे, डिनाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सिंपली आपने उसको प्रूव किया और यहाँ पे आपने उसको सॉर्ट ऑफ फ्रेमवर्क दे देना है कि कौन कौन से सर्टेन हम पॉलिसीज़ या सर्टेन फ्रेमवर्क इनेक्ट कराएंगे तो इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज जो है वो बेहतर इंटरेस्ट हमें दे सकता है, ठीक है। पहले हमने प्रूव कर दिया उसको कि किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे नॉलेज में, किस तरह से कर सकते हैं नॉलेज में इन्वेस्ट। हम स्टेम एजुकेशन पे काम कर लें, ठीक है। हम जो है वो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी पे काम कर लें। तो इन चीज़ों से क्या होगा कि हम नॉलेज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट हमारा जो है वो जनरेट हो रहा है, ठीक है। उसमें हम पॉलिसीज़ बता रहे हैं, डायरेक्टली पॉलिसीज़ बता रहे हैं कि आपने ये तो बता दिया कि स्टेम एजुकेशन लॉन्च करेंगे तो इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज होगा, बेस्ट इंटरेस्ट आपके पास आएगा। किस तरह से इसको लॉन्च करना है स्टेम को, क्या? हाँ, स्टेम को आपने कैसे लॉन्च करना है, इसको कैसे लॉन्च करना है। आपने ये तो बता दिया कि स्टेम एजुकेशन बच्चों को दें तो हम नॉलेज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारा इंटरेस्ट जो है वो पेज द बेस्ट इंटरेस्ट हो गया। स्टेम एजुकेशन को कैसे लेके आना है आपने उसको आर्ग्यूमेंट में बता दिया कि हम अपनी एजुकेशन में डिजिटलाइजेशन लेके आएँ। डिजिटलाइजेशन को कैसे लेके आना है ये तो बताएं ना, कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें, डिजिटल गैजेट्स की जो है अवेलेबिलिटी को इंश्योर कराएं, तब डिजिटलाइजेशन होगी, उससे फिर हम जो है वो बेस्ट इंटरेस्ट लेके आ सकते हैं। ये तो आप उसको सिंपली उसकी बात से एग्री कर रहे हो कि हाँ ऐसे ऐसे हो सकता है, कैसे होना है वो आपने यहाँ पे बताना है इस फ्रेमवर्क में। ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन ये हो जाएगा। हर ऐसे को आपने जब इस तरह से सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया ना तो पेपर में किसी भी नेचर का ऐसे आएगा उसको आप आराम से टैकल कर लोगे। लेकिन अगर इसी तरह के ऐसे में आप पढ़ जाते हो चैलेंजेस में, इम्पैक्ट्स में, तो क्यों उलझा रहे हो जब एक चीज़ ही इरेलीवेंट है और फिर पेपर में जो है वो आप टॉपिक से साइड पे हो गए, फिर क्या करोगे। सिंपली सेफ लेके चलो उसको, ये वाली चीज़ें। तो अब एस्से में जो एग्जामिनर होता है ना उसकी देखिए, उसने एस्से का जो टाइटल होता है ना जहाँ पे उसने इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं उसमें लिखा होता है कि मुझे एस्से में जो है वो एक्सपोजिशन चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए और तीसरी बात उसने कही है कि मुझे आर्ग्यूमेंटेशन चाहिए। अब जो लोग मुझे ये कह रहे हैं कि इंट्रोडक्शन के बाद कि हम जो है वो इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज वाली हेडिंग पे डायरेक्टली आ जाते हैं, उसमें तो आपने आर्ग्यूमेंटेशन दे दी, ये वाले पार्ट्स तो आपने बताए नहीं ऐसे में। अब एग्जामिनर को ये भी तो चाहिए ना एक्सपोजिशन और डिस्क्रिप्शन, वो उसको कहाँ से प्रोवाइड करेंगे, आपने तो उसको आर्ग्यूमेंटेशन दे दी। एक्सपोजिशन आपकी क्या होगी कि आप उस टॉपिक को एक्सपोज कर रहे हो, जब आप उस की टर्मिनोलॉजी को डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हो। आपने उसको बताया कि इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज क्या होती है, वो आपका एक्सपोजिटरी पार्ट हो गया, ठीक है। जब उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे, अगर हिस्टोरिकल ओवरव्यू या उसका ब्रीफ ओवरव्यू किसी ऐसे में बता देते हो तो वो सॉर्ट ऑफ उसकी डिस्क्रिप्शन हो जाएगी, यानी कि आपने उसकी ये वाली बात भी बता दी, उसको ये वाली बात भी बता दी। उसके बाद आप उसको डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट्स दे दें। तो जो आप लोग कहते हैं कि हिट द बुल इन द आई वाली जो स्ट्रैटेजी है कि डायरेक्टली हमें टॉपिक आया उसका जो है ना बस हमने उसको ब्रेक किया और लिख दिया, तो उसमें ये वाली चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं आप लोगों की। ये 20% ऑफ द एस्से ये वाला पार्ट होता है पूरा एक्सपोजिशन और डिस्क्रिप्शन, और ये जो होता है 80% ऑफ द एस्से होता है, ठीक है। तो इन रेशोज का भी ख्याल रखें। अब समझ आ गई यहाँ तक किस तरह से उसको ब्रेक करना है। चैलेंजेस, इम्पैक्ट्स और इधर उधर की चीज़ों में ना जाए। बहुत सारे मेंटोर्स पढ़ाते हैं लेकिन मैं सेफ तरीका बता रही हूँ जो आइडियली हर एस्से में अप्लाई होगा। जो हम ओवरव्यू बता रहे थे ना, उसका ओवरव्यू या हिस्टोरिकल कंटेम्प्रेरी ओवरव्यू, वो सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन थी। अब इसमें नहीं आ रही डिस्क्रिप्शन क्योंकि हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे, तो उसमें आपने वही जो की फ्रेज है ना उसको थोड़ा सा ज़्यादा करके एक्सप्लेन कर दें, इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज को। एजुकेशन उसने पूछा नहीं है ना, उसने नॉलेज पूछा हुआ है। अगर तो वो एजुकेशन पूछता तो हम उसका बता देते, लेकिन उसने नॉलेज पूछा हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया पूछा हुआ है, तो उसमें फिर ये फिट नहीं होती बात। हाँ ये भी ठीक है, उसमें इसमें जो है ना आपने फ्रेमवर्क दे देना अपना। लाइफ नहीं, उसने तो पूछा है कि मुझे स्पेसिफिकली नॉलेज के हवाले से बताओ कि नॉलेज से आप अपने इंटरेस्ट कैसे जनरेट कर सकते हो। टाइटल ये था ना, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज
पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। सिंपली आपने उसको प्रूव करना है कि किस तरह से हम नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे पास जो है हमारे बेस्ट इंटरेस्ट जो है हम उनको वो गेन कर सकते हैं। सिंपली आपने ये, अब इंटरेस्ट तो बहुत सारे होते हैं, आपके नेशनल इंटरेस्ट है, आपके एजुकेशन है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, आप कौन कौन सा इंटरेस्ट बताओगे। सिंपल टाइटल को लेके उसको ब्रेक करना है, उसको प्रूव करना है, उसको फ्रेमवर्क देना है, बस इधर उधर नहीं भटकना। मुझे भी यही सारी चीज़ें बहुत कंफ्यूज करती थी जब मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि जो मेरे भी सीनियर्स थे वो इसी तरह से ही गाइड करते थे। सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ एसे को देखो, ये देखो, वो देखो, तो लिटरली कुछ भी समझ नहीं आता था और नवंबर तक एसे बहुत ज़्यादा ख़राब था मेरा। उसके बाद जाके रियलाइज़ हुआ कि एसे का एक सिंपल आइडियल तरीका होता है, टाइटल जो है उसको आपने सिंपली उसको एक्सप्लेन कर देना है, जो चीज़ उसने पूछी भी है, या तो एग्री कर लो या डिसएग्री कर लो। फेवरेबल बात यह है कि आप उससे एग्री कर जाओ, जो एग्जामिनर ने स्टेटमेंट दी हुई है उसको एग्री कर जाओ और उसके बारे में जो है वो सॉर्ट ऑफ उसको फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर दो कि हाँ ये चीज़ अगर बुरी है तो इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, अगर ये चीज़ पहले से ही अच्छी है तो मज़ीद अच्छा उसको कैसे कर सकते हैं। सिंपल। अब उसने सिंपल पूछा हुआ था, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन हम मज़ीद इन्वेस्टमेंट नॉलेज में कैसे कर सकते हैं बेस्ट इंटरेस्ट के लिए, तो ये हमारा सॉर्ट ऑफ फ्रेमवर्क हो जाएगा। ठीक है, सॉर्ट ऑफ वे फॉरवर्ड हो जाएंगे। हर एसे को इसी तरह से सॉल्व करना है। उसकी डेफिनेशन हो गई, उसका हिस्टोरिकल कंटेम्प्रेरी ओवरव्यू को मर्ज करके सॉर्ट ऑफ ब्रीफ ओवरव्यू दे देना है, देन आपने डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट्स पे आ जाना है और देन उसका सॉर्ट ऑफ फ्रेमवर्क दे देना है जो कि वे फॉरवर्ड होगा, या कोई मॉडल उसको प्रपोज करके दे दें, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं फ्रेलिटी इज़ नो मोर द नेम ऑफ वुमेन। अच्छा, इन्होंने एक और ऑनलाइन में आया हुआ है हमारे पास, ये देख लेते हैं। इन्होंने सबसे पहला हेडर बनाया है इंट्रोडक्शन, देन इन्होंने बनाया है इकोनॉमिक एंड प्रोफेशनल एम्पावरमेंट, देन पर्सनल ग्रोथ एंड एनलाइटनमेंट, एंड देन प्रोग्रेस एंड इन्फॉर्म सिटीजन। ये क्या लिखा हुआ है, ये तो बिल्कुल भी उन्होंने पूरी आउटलाइन इस तरह से ब्रेक किया, तो ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। ये तो समझ ही नहीं आ रहा कि आपने टॉपिक को एड्रेस किस तरह से किया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फिज़ा ने जो ब्रेक किया है वो किया है पहले इंट्रोडक्शन, देन उन्होंने बताया है द कंसेप्ट ऑफ नॉलेज एज अ लाइफ लॉन्ग एसेट, देन उन्होंने बताया है हाउ एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज इज़ द बेस्ट इंटरेस्ट और एवर लास्टिंग बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन नॉलेज। हाँ, ये वाली कदर बेहतर है, ये बिल्कुल ठीक है। इसमें जो फोर्थ हेडर है इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और आउटलाइन है हमारे पास, उसमें इंट्रोडक्शन है, देन हमारे पास है कॉन्टेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड नॉलेज। ये क्या कहना चाह रहे हैं आप, कॉन्टेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड नॉलेज, ये तो बहुत ही वेग है। और उसके बाद है हाउ एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज बेस्ट इंटरेस्ट, ये वाली ठीक है, और फिर कॉन्क्लूजन। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग करें फ्रेलिटी इज नो मोर द नेम ऑफ वुमेन। किसको फ्रेलिटी लिखा हुआ, मतलब इसका मतलब होता है फ्रेजाइल, कमज़ोर।